नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, जब भी हम दौलत या पैसों की बात करते हैं ना, तो हमारा दिमाग तुरंत मुश्किल गणित, बड़े-बड़े आंकड़ों और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलों की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन आज हम जिस नजरिया पर बात करने वाले हैं, वो आपको सच में हैरान कर देगा। असल में, पैसे का मास्टर बनना किसी कैलकुलेशन से ज्यादा हमारे दिमाग का खेल है। ये उन मनोवैज्ञानिक खेलों को समझने के बारे में है जो हम इंसान हर रोज खुद के साथ खेलते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या है। हम शुरुआत करेंगे पैसे के प्रति सही मानसिकता से, फिर देखेंगे कंपाउंडिंग का जादुई असर, उसके बाद अमीर बने रहने की कला, समय पर आपका नियंत्रण और आखिर में समझेंगे असली दौलत के मायने। बेसिकली हम कुछ बिखरे हुए नियमों को 5 लाइफ चेंजिंग स्टेप्स में डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले चरण से, पैसे के प्रति सही मानसिकता, यानी अपनी मानसिक नींव को ठीक करना। देखिए, दौलत की बड़ी इमारत खड़ी करने से पहले नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। हम सबके दिमाग में पैसे और रिस्क को लेकर कुछ गहरी मान्यताएं बैठी होती हैं, जो सच कहूं तो अक्सर पूरी तरह गलत होती हैं। सबसे पहले हमें उन्हीं को चुनौती देनी है। अब इस नंबर को देखिए, 0.000000001%। देखने में ये बहुत ही छोटा सा नंबर है ना, लेकिन ये एक बहुत गहरी सच्चाई बयां करता है। दुनिया के पूरे वित्तीय इतिहास में जो कुछ भी हुआ है, एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में उसका सिर्फ ये इतना सा यानी 0.0000001% हिस्सा ही एक्सपीरियंस कर पाता है। लेकिन मजे की बात देखिए, हम दुनिया के बारे में अपना 80% नजरिया इसी जरा से अनुभव के आधार पर बना लेते हैं। अगर किसी के परिचित को शेयर बाजार में नुकसान हो गया, तो वो मान लेता है कि बाजार तो बस जुआ है। ये लिमिटेड सोच सच में बहुत खतरनाक हो सकती है। इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आप किस दशक में पैदा हुए हैं, ये बात काफी हद तक तय कर देती है कि आपको कौन सा निवेश सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जैसे जो लोग 1970s के दशक में बड़े हुए, उन्होंने इंडेक्स फंड्स का शानदार दौर देखा, तो उन्हें वही सबसे सुरक्षित लगता है। वहीं 1990s के बाद जन्म लेने वाली पीढ़ी को क्रिप्टो करेंसी में ज्यादा स्कोप दिखता है। तो पॉइंट यह है कि सिर्फ अपने छोटे से पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बड़े वित्तीय फैसले लेना एक बड़ी गलती हो सकती है। हमें दूसरों के अनुभवों से भी तो सीखना चाहिए ना। अब यहां से जो सबसे अहम बात निकल कर आती है, वो ये कि हमारी दुनिया बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आपकी प्लानिंग चाहे कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, एक अचानक हुई घटना सब कुछ पलट कर रख सकती है। किस्मत और जोखिम दोनों का यहां बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल कदम जो कोई उठा सकता है, वो ये है कि अपने लालच के दायरे को, यानी अपने गोल पोस्ट को एक जगह पर फिक्स कर दे। जब हम अपनी इच्छाएं लगातार बढ़ाते रहते हैं और दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो मानसिक शांति पूरी तरह खत्म हो जाती है। दूसरों की रेस में भागने से तो अच्छा है कि हम अपना खुद का लक्ष्य तय करें। अब आते हैं हमारे दूसरे चरण पर, कंपाउंडिंग का जादुई असर, यानी दौलत के पीछे का असली गणित। माइंडसेट को समझ लेने के बाद यहां जो चीज सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होती है, वो है समय। अगर हम दो महान निवेशकों की तुलना करें, तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आता है। ध्यान दीजिएगा, जिम साइमंस ने 66% का अविश्वसनीय रिटर्न हासिल किया है, जो वॉरेन बफेट के 22% से बहुत बहुत ज्यादा है। लेकिन वॉरेन बफेट उनसे कहीं अधिक अमीर हैं। अब ऐसा क्यों? बहुत सिंपल है, क्योंकि वॉरेन बफेट ने सिर्फ 10 साल की उम्र में निवेश करना शुरू कर दिया था, जबकि जिम साइमंस ने 50 साल की उम्र में शुरुआत की। ये सीधा सीधा साबित करता है कि निवेश में आप कितना लंबा समय बिताते हैं, ये बात हमेशा ऊंचे रिटर्न के पीछे भागने वाली रणनीति को मात दे देती है। और ये फैक्ट तो लिटरली आपके होश उड़ा देगा। अगर वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति $84 बिलियन मानी जाए, तो क्या आप जानते हैं कि उसमें से $81 बिलियन उन्होंने अपनी 65 साल की उम्र पूरी करने के बाद कमाए हैं? जी हां, ये इस बात का पक्का सबूत है कि असाधारण दौलत कभी भी रातों रात नहीं बनती। ये बस दशकों तक लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयासों और कंपाउंडिंग के जादू का नतीजा होती है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे चरण की तरफ, अमीर बने रहने की कला, या कहें जो कमाया है उसे बचाना। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। देखिए, अमीर बनना एक बात है, लेकिन अमीर बने रहना ये एक बिल्कुल ही अलग खेल है। इन दोनों ही चीजों के लिए एकदम अलग तरह के स्किल्स और माइंडसेट की जरूरत पड़ती है। समझदारी से पैसे बचाने और कंजूस होने के बीच ना एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक अंतर होता है। अमीर बने रहने के लिए आपको मितव्ययी यानी फ्रूगल होना जरूरी है।
इसका मतलब है अपनी असली ज़रूरतों और बस यूं ही कुछ खरीदने की इच्छा के बीच के फ़र्क को समझना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान कंजूस बन जाए और पैसा खर्च करना ही छोड़ दे। असली आर्ट तो ये पहचानने में है कि कौन सा खर्च आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है और कौन सा खर्च सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स के हिसाब से इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए निवेश का 50% हिस्सा यानी आधे स्टॉक्स पूरी तरह डूब जाते हैं और भारी नुकसान देते हैं, लेकिन जो बाकी के 50% स्टॉक्स हैं वो इतना जबरदस्त परफॉर्म करते हैं कि कुल मिलाकर आपका पूरा पोर्टफोलियो 40% के भारी मुनाफे में रहता है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या बहुत सारा पैसा कमाने के लिए इंसान का हर एक फैसला बिल्कुल सटीक और परफेक्ट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये बात हमें तसल्ली देती है कि अगर कोई अपने आधे फैसलों में गलत भी साबित हो जाए ना, तो भी वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी दौलत बना सकता है। बस एक ही शर्त है, मैदान में डटे रहना होगा, हार मानकर गेम से बाहर नहीं निकलना है। अब आते हैं चौथे चरण पर, समय पर आपका नियंत्रण, जो कि हमारा अंतिम लक्ष्य है। अगर हम दौलत बनाने के दार्शनिक पहलू की बात करें तो इसका मकसद सिर्फ बैंक बैलेंस में जीरो बढ़ाना नहीं होता। इसका असली मकसद होता है पूरी तरह से स्वतंत्रता पाना। समय की ये आज़ादी हासिल करने का प्रैक्टिकल रास्ता शुरू होता है कम से कम 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड बनाने से। ये फंड आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये इंसान को वो ताकत देता है कि अगर वो किसी टॉक्सिक या खराब जॉब में फंसा हुआ महसूस कर रहा हो तो बिला डरे उसे छोड़ सके। और जब ये सिक्योरिटी आ जाती है ना, तभी लोग अपनी जिंदगी में अच्छे और कैलकुलेटेड रिस्क ले पाते हैं। और सच कहूं तो यही बात दौलत की पूरी परिभाषा बदल कर रख देती है। असली दौलत कोई महंगी गाड़ी या महल जैसा घर होना नहीं है। असली दौलत तो बस ये आज़ादी है कि इंसान सुबह उठे और कह सके, आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। ये ऑप्शंस होने और अपने खुद के शेड्यूल पर पूरा कंट्रोल होने के बारे में है। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी चरण पर, असली दौलत के मायने, भ्रम बनाम वास्तविकता। समाज में स्टेटस सिंबल्स को लेकर बहुत सारे खतरनाक भ्रम फैले हुए हैं। चलिए अब दिखावे की इस दुनिया और असली दौलत के बीच का फर्क समझते हैं। इसे कार में बैठे इंसान का विरोधाभास कहा जाता है। जरा सोचिए, जब सड़क पर कोई चमचमाती स्पोर्ट्स कार गुजरती है तो लोग उस कार को चलाने वाले को देखकर इंप्रेस नहीं होते, बल्कि वो उस कार को देखकर ये सोचने लगते हैं कि काश मैं खुद उस कार में बैठा होता। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना। लोग दूसरों को इंप्रेस करने के लिए लाखों रुपए की चीजें खरीदते हैं, जबकि असल में कोई भी व्यक्ति उन पर ध्यान दे ही नहीं रहा होता है। दिखावे की इच्छाओं से खुद को बचाने के लिए ये 30 डे का रूल एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक ढाल का काम करता है। जब भी कोई महंगी या लग्जरी चीज खरीदने का मन करे तो तुरंत अपना कार्ड मत निकालिए। ठीक 30 दिनों तक इंतजार कीजिए। आप देखेंगे कि 1 महीने बाद अक्सर वो चीज उतनी जरूरी लगती ही नहीं है। अगर 30 दिन बाद भी आपको उसकी सख्त जरूरत महसूस हो, सिर्फ तभी उसे खरीदें। ये सिंपल सा नियम दौलत को बेवजह खर्च होने से बचाता है। जो लोग सच में अमीर होते हैं ना, वो लग्जरी को बिल्कुल अलग तरीके से हैंडल करते हैं। उन्हें पता होता है कि दिखावे की चीजें अक्सर सिर्फ पैसा सोखने वाली लाइबिलिटीज होती हैं। इसलिए उनका सीधा सा रूल होता है, लग्जरी का खर्च हमेशा पैसिव इनकम से उठाओ, अपनी खून पसीने की एक्टिव कमाई से नहीं। और एक और मजेदार बात बताऊं, जो चीज हमें बहुत बड़ी फिजूल खर्ची लगती है, कई बार वो अमीर लोगों का टैक्स बचाने के लिए उठाया गया एक सोचे समझे बिजनेस मूव होता है। वो लग्जरी को बिजनेस एसेट बनाकर डेप्रिसिएशन का फायदा उठा लेते हैं। इस पूरी फिलॉसफी का असली निचोड़ इस एक शानदार कोट में छिपा है। पैसे से मिलने वाला सबसे बड़ा रिटर्न या फायदा कोई ऊंची ब्याज दर नहीं है, बल्कि अपने खुद के समय पर पूरा कंट्रोल होना है। पैसा सिर्फ एक टूल है जिसका सही इस्तेमाल हमें अपनी आज़ादी को वापस खरीदने के लिए करना चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, हमारी इस भागदौड़ का असल मकसद क्या है? क्या हम दौलत सिर्फ उन अजनबियों को इम्प्रेस करने के लिए इकट्ठी कर रहे हैं जो हमें जानते तक नहीं, या फिर हम सही मायनों में अपनी आज़ादी और अपना समय वापस खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? इसी विचार के साथ आज का हमारा ये सफ़र समाप्त होता है। उम्मीद है इस नज़रिए से आपको भविष्य की वित्तीय यात्राओं के लिए एक नई दिशा मिलेगी।